कुख्यात बदमाश सद्दाम के घर आग, दमकल की मदद से आग बुझाई। बदमाश की पत्नी व भाभी ने एक दूसरे पर लगाए आग लगाने के आरोप, क्रॉस कायमी। नई दिल्ली क्षेत्र में रहने वाले कुख्यात बदमाश सद्दाम शाह के घर पर शुक्रवार दोपहर आग लग गई। आग लगने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। हालांकि इस घटनाक्रम में कोई हताहत तो नहीं हुआ है, लेकिन सद्दाम की पत्नी व भाभी ने एक दूसरे पर आरोप लगाकर केस दर्ज करवाया है। पुलिस ने क्रॉस कायमी की है। पहले पक्ष की रुखसार पति नासिर का आरोप है कि उसकी देवरानी शाइन उर्फ कम्मो पति सद्दाम से विवाद चल रहा है। शुक्रवार को कम्मो ने उससे खर्चे के 10,000 रुपए मांगे। रुपए नहीं देने पर कम्मो उसे मारने दौड़ी व बिस्तर में आग लगा दी। बाद में उससे झूमा झटकी भी की। इसी तरह शाइन उर्फ कम्मो ने आरोप लगाया है कि अपने जेठ नासिर व आशिक पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। कम्मो ने बताया कि जब वह अपने कमरे में अकेली थी तब नासिर व आशिक उसके साथ छेड़छाड़ करने लगे। जैसे तैसे वह छूटकर अपने ससुर के पास पहुंची। उन्हें सारी घटना बताई तो अपने बचाव के लिए दोनों ने मेरे बिस्तर में आग लगा दी, साथ ही जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने रुखसार की शिकायत पर शाइन उर्फ कम्मो व शाइन उर्फ कम्मो की शिकायत पर नासिर व आशिक पर केस दर्ज किया है। सर, न्यू ओवर ब्रिज के पास एक आगजनी की घटना घटी है सर, क्या है पूरा मामला सर? पूरा मैटर ये है कि ये नई दिल्ली ओवर ब्रिज के पास में एक मुस्लिम समुदाय रहते हैं और इसमें देवर जेठ जेठानी सास ससुर सब रहते हैं। और यहाँ पे जो जेठानी की तरफ से रिपोर्ट हुई कि उसके परिवार और उसकी देवरानी सब लोग रहते हैं और देवरानी ने पैसे मांगे और पैसे नहीं देने के लिए उसने कि हम आग लगा देंगे, तो उसने आग लगा दी। तो 436 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है देवरानी के ऊपर। और इधर देवरानी ने रिपोर्ट की कि उसके जेठ और दोनों जेठ उसको बुरी नीयत से उसके साथ छेड़छाड़ की और उसको फंसाने के लिए खुद उसके कपड़ों में और बिस्तरों में आग लगा दी। मुकदमा कायम कराया। तो दोनों तरफ से रिपोर्ट हुई है इसमें। और इधर जेठानी की तरफ से देवरानी के विरुद्ध 436 का अपराध पंजीबद्ध हुआ और देवरानी की तरफ से दोनों जेठों के ऊपर 400, 354, 534 IPC का अपराध पंजीबद्ध किया गया। कैसे क्या आग लगाई सर, किस प्रकार से? अब इसमें क्या पूरा मैटर दोनों तरफ से रिपोर्ट की गई है, दोनों तरफ से कायमी हुई FIR हुई है। पूरा मैटर विवेचना में है इसमें। सर, क्या क्या आग में क्या नुकसान हुआ सर? आग में नुकसान अभी हमारे विवेचक वहाँ पे गए हुए हैं और बिस्तर वगैरह जले हुए हैं वहाँ पे और फायर ब्रिगेड भी पहुँची थी। ये बात भी सही है, तो वहाँ से आग बुझाई गई है। सर, इनका मामला पुराना भी चल रहा है? पुराना इनका पारिवारिक मैटर है और विवाद चला आ रहा है। पहले भी लड़ाई झगड़े के मुकदमा कायम हुई। पति भी परेशान करता है उस महिला को। पति उसका जेल में है अभी और जो महिला है वो अपने दोनों बच्चों के साथ और जेठ जेठानी और सास ससुर के साथ न्यू ओवर ब्रिज नई दिल्ली में रहती है। क्या नाम पति का, क्या नाम सर? पति का नाम है सद्दाम। शीतला माता पूजन के बाद शुक्रवार को महिलाओं में दशा माता पूजन को लेकर खासा उत्साह दिखाई दिया। परिवार की सुख समृद्धि व घर की दीन दशा को सुधारने के लिए महिलाओं में इस पूजा का अपना विशेष महत्व होता है। शहर में सुबह से विभिन्न स्थानों पर महिलाओं के माता पूजन स्थल पर पहुंचने का क्रम जारी था। सुबह से शुरू हुआ इस विशेष पूजा का क्रम दोपहर तक जारी रहा।
संरक्षण व वातावरण परिवर्तन में मोटे अनाज की भूमिका पर राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार का आयोजन शासकीय महाविद्यालय द्वारा किया गया। शुभारंभ अवसर पर अतिथि के रूप में एसडीएम आशुतोष गोस्वामी, महाविद्यालय जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष राजेश धाकड़, केमिकल डिवीजन CSR के अजय नागर, कोटा यूनिवर्सिटी के डॉक्टर प्रहलाद दुबे ने शिरकत की। डॉक्टर दुबे ने मोटे अनाज के प्रकार व उनकी पैदावार के बारे में बताया। मुंबई से डॉक्टर ज्योति वोरा ने अपने पूर्वजों के इतिहास से सबक लेकर अपनी भोजन की आदतें बदलने के लिए आह्वान किया। कि व्यक्ति के द्वारा श्रम के फल से कर्म की भूमि पर क्या बोया गया है। जो कर्म की भूमि पर अच्छा होते हैं वह निश्चित रूप से निखर कर सबसे आगे आते हैं। यही कारण है कि मेरे महाविद्यालय के प्राचार्य संपूर्ण शिक्षा जगत में निखरे हुए व्यक्तित्व हैं। आपके मार्गदर्शन में ही आज का राष्ट्रीय सेमिनार अपने मूल रूप में आया है। मैं चाहता हूं कि आप आकर आज के सेमिनार की रूपरेखा एवं सेमिनार के शुभारंभ की घोषणा करके वहाँ से बड़ा है सेंधवा से नीरू बघेल, राजगढ़ से डॉक्टर पांडे, देशवाई महाविद्यालय से धर्मेंद्र गुप्ता जी, हमारा महाविद्यालय के स्टाफ सबको पहले स्वागत करता हूँ। और इस कॉन्फ्रेंस का ये बहुत मुख्य उद्देश्य है। मैंने पिछले फरवरी में माननीय प्रधानमंत्री का रेडियो में मन की बात सुना था, तो मैंने एक जब उस समय विजन जब चालू किया था सर, एक मैंने इम्प्लीमेंट किया और इम्प्लीमेंट करके प्रोग्राम तय होने के बाद शासन से एक आदेश आ गया, इस पर कार्यक्रम क्या किया आज तक मुझे बताइए। तो आई वॉज वेरी लकी, हमने कुछ कार्य करने के बाद शासन से आदेश आया आपको काम करना था। ये उसी उद्देश्य से हमने इस कॉन्फ्रेंस को हमने 10 दिन पहले या लगभग 12 दिन पहले तय किया था और विभिन्न प्रकार के वेबसाइट्स में, व्हाट्सएप के ग्रुप द्वारा, फेसबुक के द्वारा, हमारा व्यक्तिगत लिंक्स के द्वारा हमने अलग अलग जगह पहुंचा दिया। मिलेट्स को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा था। ये कहीं ना कहीं क्या हुआ, हम लोग जो ग्रेट रेवोल्यूशन 1960s में हुआ, मास प्रोडक्शन जब करना था, पॉपुलेशन की इंक्रीज हुई, तो उस कारण से मीट प्रोडक्शन इतना ज़्यादा हुआ, वो हमारा कहीं ना कहीं डेली 2 रोटी टाइम जब भी हम खाना खाते हैं तो शायद मीट और राइस ही ज़्यादा हम लोग कंज्यूम करते हैं। लेकिन इसकी बहुत सारी स्टडीज़ हैं। जब मैं भी स्टूडेंट था तो मैंने महसूस किया कि मिलेट्स में जिस तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और जो अन्य नेसेसरी कंपोनेंट्स होते हैं हमारे जो डाइट में होनी चाहिए बैलेंस डाइट में, वो मिलेट्स में कहीं कहीं ज़्यादा होते हैं। और इस प्रकार के जब सेमिनार्स होते हैं मुझे ऐसा लगता है कि इसमें हमको पार्टिसिपेशन और बढ़ाना चाहिए। हालांकि मेरे समझ में उसका जो रेशो समझने का स्ट्रक्चर के नहीं ऐसा था कि यहाँ पर अपनी प्रायर रजिस्ट्रेशन के बाद ही लोग यहाँ पे आए हैं। लेकिन फिर मुझे लगता है जनमानस में भी हम लोग कुछ जनमानस से कुछ ऐसे लोगों को चुने, सामाजिक लोगों को चुने जिससे कि इन सेमिनार्स से और ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ। इसका हमको प्रयास करना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं ये मैसेज जाना बहुत ज़रूरी है। और किस प्रकार से हम लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट में लेके आए मिलेट्स को, हमारे क्षेत्र के जो हमारे किसान हैं उन लोगों को हम कैसे एनकरेज कर सकें, उनको प्रोत्साहित कर सकें कि वो भी इसका प्रोडक्शन बढ़ाएं। हालांकि कहीं ना कहीं मार्केट में मैं देख रहा हूँ उसकी जो वैल्यू है, मार्केट में इनकी जो प्राइसेस है उसमें उठाव ज़रूर हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इसलिए हुआ है कि इसका जो प्रोडक्शन है वो कम है। जब प्रोडक्शन कम होगा तो उसकी डिमांड, क्योंकि अब लोगों में जागरूकता आई है, लोग मिलेट्स कंज्यूम करना चाह रहे हैं और उसकी रेट्स भी ज़्यादा है। कहाँ मक्का ज्वार जो हम लोग मार्केट में लेते थे तब पहले इसलिए लिए जाते थे तो अफोर्ड नहीं कर पाते थे वीट को या राइस को, और हम लोग मक्का ज्वार ज़्यादा लेते थे। अब ऐसा हो गया कि मक्का ज्वार कम हो गई है तो उसकी रेट हम ज़्यादा दे रहे गेहूँ की अपेक्षा। मैं तो ये चाहता हूँ कि सभी सीजन्स जितने हैं, जितने भी ये मिलेट्स हैं, सबकी अफोर्डेबल प्राइस सभी के लिए रहे। ये तब हो पाएगी जब हम अपने लोकल जो हमारे फार्मर्स होंगे, एरिया के जो कृषक होंगे, उनको हम एनकरेज कर पाएँ कि मिलेट्स का प्रोडक्शन हो। वह भी मुझे लगता है कहीं इस सेमिनार में इसमें प्रकार ज़्यादा जाएगा से उम्मीद करता हूँ। इस तरह के सेमिनार मेरी खुद की भी एक बड़ी इच्छा थी कि मैं इसको अटेंड करता हूँ, कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं चलते मैं नहीं कर पाऊँगा। कहीं ना कहीं मैं प्रोफेसर रेड्डी जी से अनुरोध करना चाहूँगा मुझे इसकी भी समझ मिल जाएगी, आपको बड़ा वो रहेगा और इससे मैं भी अपने ज्ञान वर्धन कर पाऊँ। और इस तरह के सेमिनार आगे भी होते हैं, अगर मैं उसको होस्ट करते हैं, ऐसे मेरी आपसे अनुरोध है मेरा रेड्डी जी से, और इसमें मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। बाजरे की रोटी कैसे बनती है, बाजरे से क्या क्या बनता है, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विश्व को ये बताया कि गेहूं और मोटे अनाज में फर्क क्या है और इसको खाने से क्या फायदा है। मैं भी रेड्डी सर से कह रहा था, जैसे एडीएम साहब ने कहा
कि इसको जन जागरण के रूप में लेना चाहिए। इसमें किसानों को जोड़ना चाहिए, सामाजिक संस्थाओं को जोड़ना चाहिए, विद्यार्थियों को भी जोड़ना चाहिए। तो इस बात को लेकर उन तक ये बात पहुंचना चाहिए कि मोटे अनाज क्यों आवश्यक है। पहले जो आदिवासी लोग हैं, लहसुन की चटनी, प्याज से ज्वार की रोटी, मक्की की रोटी, और वो स्वस्थ रहते थे। और हम लोग सब कुछ मतलब क्या खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, उसके बाद भी हमारी स्टेमिना उनसे कम रहती। क्यों? क्योंकि इससे सिद्ध होता है कि ज्वार, मक्का, बाजरे की तासीर मजबूत है, उसमें ताकत है। इसलिए मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने आने वाले समय के लिए इस देश में पूरे विश्व को जागरूक करने का काम और मोटे अनाज से पूरे विश्व के स्वास्थ्य को लेकर, केवल मोटा अनाज में स्वास्थ्य को लेकर भी इसका क्या महत्व है, यह बताने का काम किया। और इसको लेकर G20 में भी इस बात को रखा और पूरे विश्व ने इसको माना। यह हमारे भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये निश्चित तौर पर भी एक बात और गोस्वामी जी ने कही कि हमारे क्षेत्र में किसानों ने ज्वार, मक्का, बाजरा बोना बंद कर दिया। उसके पीछे 2-3 उनके कारण है गोस्वामी जी। एक तो ऐसा करता है कि हम ज्वार, मक्का बोलते तो घोड़ा रोज पशु पक्षी, पूर्व में भी पशु पक्षी खाते थे। और पुराने लोग कहते थे कि कुछ यदि आप खेती कर रहे हैं, यदि आप 25 बीघा की खेती कर रहे हैं तो 1 बीघा ज्वार, मक्का पक्षियों के लिए भी डालें, जिससे कि प्रकृति का संतुलन बना रहता था। परंतु अब पैसे का युग है, हर आदमी चाहता है कि 1 बीघा में गेहूं ज्यादा होगा तो 12-15 क्विंटल गेहूं होंगे। और आज की तारीख में 4,000 के ऊपर ज्वार, मक्का और बाजरा का दर है। तो मैं इस सेमिनार की उपयोगिता के लिए रेडी आपको बधाई देता हूँ। निश्चित तौर पर माननीय परवर जी खान साहब के माध्यम से जो ये सेमिनार है उसकी बात जनता तक पहुंचेगी। और जो अभी आप बता रहे थे कि ये IIT मुंबई की CEO ज्योति बोला जी, वो अभी वर्चुअल जुड़ेगी और बात कर रखेगी। और अलग अलग जो इसके जानकार है वो अपनी बात रखेंगे क्योंकि आने वाले समय के लिए मोटे अनाज की आवश्यकता है। मैं बधाई देता हूँ आपको, विश्वास करता हूँ आने वाले समय में यदि इस तरह का कोई सेमिनार हो तो केवल हम लोग नहीं, इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को भी हम उसमें जोड़े, जिससे कि इसकी सार्थकता बढ़े। आपने ये कार्यक्रम बनाया उसके लिए पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आने वाले समय में इसको हम रथ स्तर पर करें, जैसा गोस्वामी जी की इच्छा है। और मैं कहता हूँ कि आप करें, हम तन मन से आपके साथ रहेंगे। आप क्योंकि एनडीए में आपके कहने पर किसान भी आएंगे, अन्य लोग भी आएंगे। आप करें, जो मदद लगेगी शासकीय महाविद्यालय और व्यक्तिगत रूप से हम भी उसमें पूरी मदद करेंगे, उस कार्यक्रम को सफल बना देंगे। क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री यदि विश्व के लिए कर रहे हैं तो हम अपने नगर और अपने क्षेत्र की जनता के लिए जरूर कर सकते हैं। ऐसा विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। आपको अपने यहाँ बुलाया, सम्मान किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब बहुत ज्यादा ना कहते हुए मैं अपनी बात को यह करूँगा। जय हिंद, जय भारत। आपने भारत के झंडे गाड़ के आए थे तो कोटा विश्वविद्यालय ने इनको सम्मानित करने का कार्यक्रम रखा, पर अपनी व्यस्तता के कारण ये उस समय आ नहीं पाए थे। तो मेरे को एक लोग हो रहा है कि यहाँ 3 डिग्निटरीज बैठे हुए हैं, उनके हाथों से ये सम्मान पट्टिका मेरे मित्र डॉक्टर भास्कर साहब को प्रदान की है। तो मैं महाविद्यालय के लिए भी गौरवान्वित करने वाला है। थैंक यू सर, थैंक यू। लैंक्सेस से एसिड भरकर ट्रांसपोर्ट नगर में खड़े टैंकर में हुआ लीकेज। सड़क पर एसिड बहने से लोगों की आंखों में जलन हुआ, सांस लेने में हुई तकलीफ। सुबह 8 बजे का घटनाक्रम 3 घंटे की मशक्कत के बाद
चूना डालकर एसिड डंप किया व दूसरे टैंकर में शिफ्ट किया। नगर में शुक्रवार सुबह 8 बजे एसिड से भरे टैंकर में लीकेज होने से लोगों में हड़कंप मच गया। लीकेज होने से बड़ी मात्रा में एसिड सड़क पर बह गया, जिससे लोगों की आंखों में जलन व सांस लेने में भी तकलीफें हुई। इस दौरान बारिश व हवा चलने से इसका असर और बढ़ गया। घटनाक्रम के करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद चूना डालकर सड़क पर फैले हुए एसिड को डंप किया गया। पानी के टैंकर से सड़क को धोया गया। इसके पश्चात लीकेज हुए टैंकर में भरे हुए एसिड को दूसरे टैंकर में शिफ्ट किया गया।